नमस्कार। कक्षा 11 विषय इतिहास का जो हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है, 3 महाद्वीपों के बीच फैला साम्राज्य, उसमें हम आज रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य में जो संस्कृति थी उसमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती थी। रोमन साम्राज्य में जो सांस्कृतिक विभिन्नता थी सांस्कृतिक विविधता अनेक रूपों में विद्यमान थी। जैसे कि सबसे पहला रोमन साम्राज्य में धार्मिक संप्रदायों में तथा स्थानीय देवी देवताओं में अनेक विविधताएं इस प्रकार धार्मिक संप्रदाय अलग अलग प्रकार के थे और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का जो पूजन होता था। तो इस प्रकार ये विभिन्नताएं हो गई रोमन साम्राज्य की संस्कृति में। दूसरी, रोमन साम्राज्य में विभिन्न भाषाएं प्रचलित थी। ये दूसरी, भाषा के क्षेत्र में विभिन्नता हो गई। ठीक है। तीसरी, साम्राज्य के लोगों की विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की वेशभूषा थी, यानी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा और अलग अलग प्रकार के भोजन के प्रकार। भोजन के भी विभिन्न प्रकार थे, यानी अलग अलग प्रकार का भोजन जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलन में था। ऐसे ही हमारे भारत की भी संस्कृति की जो विशेषता ना, विभिन्नताओं में एकता। हमारे यहाँ भी तो विभिन्न प्रकार की हर एक क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं प्रचलन में। भोजन में भी अलग अलग प्रकार की, राजस्थानी है जो अलग प्रकार का भोजन करते हैं, पंजाबी अलग प्रकार का, फिर ये आपके दक्षिणी भारत वाले अलग प्रकार का भोजन करते हैं। अलग अलग प्रकार का भोजन प्रचलन में, अलग अलग भाषाएं है ना बोलने में। कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है। ऐसे ही राजस्थान का अलग भोजन है। ठीक है, अब आपको सबको ये जानकारी में। तो ऐसे ही रोम में भी क्या था, विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रचलित थी और विभिन्न प्रकार की वेशभूषा थी। सब जगह का अलग अलग पहनावा होता है। आप सांस्कृतिक झांकियां देखते हो जिसमें अलग अलग पहनावे की झांकियां आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त पे देख रखी है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार का जो है, दक्षिणी भारत में अलग प्रकार का भोजन चलता है, उत्तर भारत में अलग, राजस्थान, गुजरात, ऐसे
स्टेट के हिसाब से देखो तो भी अलग अलग है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार का भोजन, वेशभूषा और भाषाएं प्रचलन में। धार्मिक संप्रदाय भी देख सकते हैं हम, अलग अलग प्रकार का, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई सिख धर्म को मानने वाला है, और अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसी ही जैसे भारत की जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हम देख रहे हैं ना, तो ये उदाहरण सबसे अच्छा है कि हम रोमन साम्राज्य को आसानी से समझ सकते हैं। वही सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं थी वो रोमन साम्राज्य में भी पाई जाती थी। और इसके अलावा जो व्यवसायिक संगठन थे वो भी अलग अलग प्रकार के थे हर एक क्षेत्र के हिसाब से। और इसके अलावा जो बस्तियां थी, ठीक है, उनके भी अलग अलग रूप थे। तो व्यवसायिक संगठन व बस्तियों के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सांस्कृतिक विभिन्नता की जो है प्रमुख रूप वहां देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने भी बताया कि बोलचाल की जो है अनेक भाषाएं जो रोमन साम्राज्य में प्रचलन में थी, तो उन्हीं भाषाओं में जो भाषा समूह था, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं, तो मिस्र का जो क्षेत्र था वहाँ कार्लिक भाषा, एक मिनट ये लिख देती हूँ मैं भाषा वाला, सब भाषा, तो 7वां बिंदु है हमारा इसका, भाषा के क्षेत्र में आरामाइक, निकटवर्ती पूर्व की प्रमुख भाषा थी। और मिस्र की कार्लिक भाषा, ठीक है, मिस्र में जो कार्लिक भाषा थी। और अफ्रीका में प्यूनिक, अफ्रीका के अंदर जो है प्यूनिक भाषा, अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र रहेगा, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर भाषा, ठीक है। और इसके बाद में स्पेन और जो आपका उत्तरी पश्चिम क्षेत्र है, स्पेन में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो भाषा प्रचलन में थी वो थी कैथलिक भाषा। एक मिनट, कैथलिक भाषा, ठीक है। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रचलन था। और ये जो भाषा की जो विभिन्नता थी लगभग जो है मौखिक रूप में ही थी। तो ये विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रचलन था। और भाषाओं की जो सांस्कृतिक विभिन्नता है वो लगभग मौखिक रूप में ही विद्यमान थी। और मौखिक रूप में तब तक विद्यमान रही जब तक कोई निश्चित लिपि का आविष्कार नहीं किया गया था। तो सबसे पहले जो आर्मीनियन भाषा है, उदाहरण के लिए बता देते हैं आपको, आर्मीनियाई आर्मीनियाई जो भाषा है उसका भाषा का लिखना 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यानी इन जो भी भाषाओं की जो विभिन्नता है, तो जब तक कोई निश्चित लिपि नहीं थी तब तक ये मौखिक ही थी विभिन्नताएं। बाद में 5वीं शताब्दी में आर्मीनियाई भाषा का, और 3वीं शताब्दी में ये जो उदाहरण है ना, 3वीं शताब्दी के
के मध्य में बाइबिल का कोप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। तीसरी शताब्दी के मध्य में लगभग बाइबिल का जो है कोप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था और इसके अलावा कई स्थानों पर जो लातिन भाषा ने अन्य भाषाओं का स्थान ग्रहण कर लिया था, तो उनका लेखन कार्य जो है ज्यादा प्रसारित नहीं हो सका। इसका भी एक उदाहरण है, जैसे कैथलिक जो भाषा थी उसको प्रथम शताब्दी के बाद उसका कोई भी उपयोग जो है लेखन कला में नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये रोमन साम्राज्य की जो विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब रोमन साम्राज्य का जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रोमन साम्राज्य की आर्थिक प्रगति। वैसे हमने आगे पढ़ रखा है कि रोमन साम्राज्य जो था वो प्रथम और जो दूसरी शताब्दी थी उसमें लगभग उसकी आर्थिक समृद्धि बहुत ही अच्छी थी। तीसरी शताब्दी में उसे थोड़े संकटों का जरूर सामना करना पड़ा, लेकिन उसने एक अच्छी आर्थिक प्रगति की थी। इसके कुछ प्रमाण हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न साम्राज्य था। तो इसका पहला उदाहरण है जो रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य में बंदरगाह, खदाने, ईंटों के भट्टे और जैतून के तेल की फैक्ट्रियां अधिक संख्या में थी। तो ये सारी जो रोमन साम्राज्य में बंदरगाह भी बड़ी संख्या में थी, खादाने भी बड़ी संख्या में थी, यानी खाने जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं, और ईंटों के भट्टे थे, जैतून तेल की फैक्ट्रियां थी, इनकी संख्या काफी अधिक थी। इससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य जो था वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, क्योंकि ये व्यापार के प्रमुख उदाहरण जैसे क्षेत्र है जो बंदरगाह है, तो इससे पता चलता है कि बंदरगाह तभी बड़ी संख्या में होंगे जब आयात निर्यात जो है बड़ी संख्या में किया जाएगा। तो इस प्रकार खादाने, बंदरगाह, फैक्ट्रियां, तो ये सब उसके आर्थिक प्रगति के प्रमाण थे। और इसके अलावा रोमन साम्राज्य में गेहूं, अंगूर, शराब, और जैतून का तेल प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। यानी गेहूं, अंगूर, ठीक है, शराब और जैतून का तेल प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी जिनका जो है उत्पादन लगभग स्पेन और उत्तरी अफ्रीका और मिस्र और इटली आदि क्षेत्रों में होता था, और इन क्षेत्रों में इनके उत्पादन की जो है प्रमुख स्थितियां जो थी मौजूद थी। तो इस प्रकार ये प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी जिनके कारण जो रोमन साम्राज्य था वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। रोमन साम्राज्य में
रोमन साम्राज्य में शराब जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों को भरने के लिए मटकों या कंटेनरों देखो, ये जो शराब या जो जैतून का तेल जो था उनको भरने के लिए कंटेनरों का उपयोग किया जाता था, जिसे इन कंटेनरों को एक विशेष नाम से जो है जाना जाता था। उसे क्या कहते थे? जिसे एम्फोरा कहते थे। ठीक है, ये भी एक आर्थिक जीवन से संबंधित है कि जो तरल पदार्थ यानी शराब है या जैतून का तेल, तो उनको ऐसे मटकों में कंटेनरों में भरा जाता था। उनको रोमन साम्राज्य में किस नाम से जानते थे? एम्फोरा। तो ये एक प्रश्न है, एम्फोरा किसे कहते हैं? रोमन साम्राज्य में जैतून के तेल या शराब को भरने के लिए जिन मटके या कंटेनरों का उपयोग होता था उसे एम्फोरा कहा जाता था। इसके बाद स्पेन में जैतून के तेल का उद्योग 140 से 160 ईस्वी में अपने चरमोत्कर्ष पर था, यानी इसकी बहुत अधिक चरमोत्कर्ष पर था। यानी अधिक मात्रा में जो है जैतून के तेल का उत्पादन जो है स्पेन में किया जा रहा था। और स्पेन में उत्पादित जो जैतून का तेल था स्पेन वाला वापस ध्यान दे दो। स्पेन में जैतून के तेल का उद्योग 140 से 60 ईस्वी में काफी उन्नत था, यानी अपनी चरम उत्कर्ष पर था वो उद्योग। ठीक है, और स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल को कंटेनरों में भरा जाता था। उसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। ये इन कंटेनरों का जो ये विशेष नाम ड्रेसल 20 क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है हेनरिक जो ड्रेसल एक पुरातत्वविद थे। हेनरिक ड्रेसल पुरातत्वविद, जिन्होंने ये विशेष प्रकार के कंटेनरों की जो निश्चितता की थी जैतून के तेल को भरने के लिए, तो उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है वो ड्रेसल, इन कंटेनरों का नाम जो है ड्रेसल 20 रख दिया गया। हेनरी ड्रेसल पुरातत्वविद ने ही जैतून के
तेल के लिए कंटेनरों, हेनरी ड्रेसल पुरातत्वविद ने जैतून के तेल के लिए कंटेनरों को एक विशेष प्रकार के कंटेनरों को निश्चित किया था। ठीक है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो है उस जिसमें जैतून के तेल स्पेन में भरे जाते थे, उन कंटेनरों को जो है ड्रेसल बीस के नाम से जाना जाता है। ये उसी पुरातत्वविद के नाम पर है जिन्होंने एक विशेष प्रकार के या जैसी आकृति में वो तेल भरा जाना है ऐसे कंटेनर निश्चित किए थे, इसलिए उसका नाम उसी पुरातत्वविद के नाम पर उस कंटेनर का नाम ड्रेसल बीस रख दिया गया। रोमन साम्राज्य में ऐसे कुछ क्षेत्र थे जो आर्थिक समृद्धि वह अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए और अपनी उर्वरकता के लिए, यानी उर्वरक क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र थे के लिए प्रसिद्ध थे। यानी रोमन साम्राज्य के ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, यानी सबसे अधिक धनी क्षेत्र थे, जो रोमन साम्राज्य की आर्थिक प्रगति में सहायक भी थे। तो ऐसे क्षेत्रों में जो थे इटली में कैम्पेनिया और सिसिली। ठीक है, मिस्र में हेपियम व गैलीली। और इसके बाद तथा दक्षिणी स्पेन आदि। इटली में कैम्पेनिया और सिसिली, मिस्र में हेपियम और गैलीली तथा दक्षिणी स्पेन आदि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो रोमन साम्राज्य में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे और काफी धनी थे और घनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्र थे। ये आगे ध्यान देना, रोमन साम्राज्य में जो कैम्पेनिया था वहाँ अंगूरी शराब का उत्पादन तथा सिसिली व ट्यूनीशिया से रोम को गेहूं का निर्यात व गैलीली में गहन कृषि होती थी। तो ये क्षेत्र अभी हमने पढ़ा कि ये जो क्षेत्र थे ना, कैम्पेनिया जो इटली से संबंधित है, इसके अलावा सिसिली, ट्यूनीशिया, गैलीली, ये जो जितने भी जो क्षेत्र थे जैसे मिस्र से संबंधित है, तो ये क्षेत्र जैसे रोमन साम्राज्य के प्रमुख
समृद्ध क्षेत्र थे, तो यहाँ अंगूरी शराब का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता था कैम्पिनिया में, और सिसिली और ट्यूनेशिया में जो रोम का उत्पादन अधिक होता था, नहीं सॉरी रोम नहीं, गेहूं का उत्पादन अधिक होता था जो रोम को निर्यात किया जाता था, और गैलीली में जो है गहन कृषि अधिक मात्रा में होती थी। तो इस प्रकार ये आर्थिक समृद्धि में ये क्षेत्र जो है अपना महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे थे। और इसके अलावा जो रोमन साम्राज्य है वहाँ जल शक्ति का भी जो है बड़ी मात्रा में जो है विकास हुआ, और जल शक्ति का जो उपयोग है वो खानों की खुदाई में किया जाने लगा। रोम में जल शक्ति का महत्वपूर्ण उपयोग, रोम में जल शक्ति का उपयोग होने लगा। इसका उदाहरण है स्पेन का, ठीक है। स्पेन में सोने व चांदी की खानों की खुदाई में जल शक्ति का उपयोग होता था। तो इस प्रकार रोमन साम्राज्य में प्रथम और दूसरी शताब्दी में लगभग बड़ी मात्रा में जो है जल शक्ति का उपयोग जो है खानों की खुदाई में किया जाने लगा। तो इस प्रकार रोमन साम्राज्य में उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक संगठन था, और बैंकिंग व्यवस्था प्रचलन में थी, और धन का व्यापक रूप से उपयोग होता था। तो इस प्रकार रोमन साम्राज्य जो था उसमें आर्थिक प्रगति थी, और इस प्रकार हमने आर्थिक प्रगति के विभिन्न रूपों की जानकारी इसमें प्राप्त की है।